हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे एंड आई एम रियली सॉरी एक दिन से सेशन नहीं हो पाया कुछ रीजंस की वजह से, मगर कोई बात नहीं, आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे 19 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी भी। और पहला जो न्यूज़ आता है वो है बेंगलुरु से रिलेटेड। वहाँ पे जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। अब ये क्या है? बेसिकली जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि वेदर से रिलेटेड स्टडी वगैरह करते हैं, प्रोडिक्शंस करते हैं कि कितनी बारिश होगी, कितनी गर्मी होगी, कहाँ पे क्या खतरा है, उन्होंने ये अलर्ट जारी किया। अब ये अलर्ट जारी करते हैं बेस्ड ऑन द कि कितनी सीवियरिटी है वेदर कंडीशंस की, कितनी तेज़ बारिश होने वाली है। तो जितनी ज़्यादा सीवियरिटी होती है उसी हिसाब से कलर डिसाइडेड होते हैं कि ज़्यादा सीवियरिटी तो रेड, कम तो ग्रीन। इस तरीके से अलग अलग कलर के अलग अलग मीनिंग होते हैं और इनका एम ये होता है ये अलर्ट जारी करने का कि भाई पीपल को वार्न कर दिया जा सके ताकि वो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। ठीक है। बेंगलुरु के लिए इशू हुआ ऑरेंज अलर्ट। इट वार्नड ऑफ सीवियर वेदर कंडीशंस एंड हैवी रेनफॉल। वहाँ पे बताया गया कि वेदर कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो सकती थी, हैवी रेनफॉल हो सकती थी, इसीलिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। And as I said before, color coded system is used to indicate the severity and urgency of weather conditions. चार अलग अलग कोड्स होते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में कलर होते हैं ना, उसी टाइप के कलर हैं। एक बार देखो तो याद हो जाएंगे फटाफट। ग्रीन का मतलब ऑल इज़ वेल बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडवाइजरी इशू नहीं होती इसमें, सब ठीक ठाक है। और वहीं रेड की बात करें तो बहुत ख़तरनाक, जब बहुत ही डेंजर वेदर होने वाला होता है, बहुत बैड वेदर होने वाला होता है और काफ़ी रिस्क होता है लाइफ को, तब ये अलर्ट जारी किया जाता है। और इसमें कहा जाता है भाई साहब एक्शन के लिए रेडी रहो, बहुत कुछ हो सकता है, जिसकी बहुत बाढ़ आ सकती है या बहुत बड़ा साइक्लोन आ सकता है या हीट वेव काफ़ी होगी, तो उस हिसाब से अंदर रहिए। इस तरह से अलग अलग कोड्स होते हैं। वहीं पे येलो पे अवेयर किया जाता है, एडवाइस किया जाता है। इसमें भी बैड वेदर के लिए ही इंडिकेशंस दिए जाते हैं। और ऑरेंज में थोड़ा ज़्यादा बैड वेदर होता है, जिसमें कि थोड़ा पोटेंशियल भी होता है डिस्ट्रप्शन वगैरह का। सो बी प्रिपेयर्ड, इस तरह से बोला जाता है। तो ये होते हैं इनके 4 कलर कोड। अभी जैसे कि कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा हीट वेव हो रही है, गुजरात, राजस्थान, तो वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह से अलग अलग कोड्स जारी होते हैं। तो वार्निंग्स आर अपडेटेड ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। ये हमें याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे कौन सा कलर कोड अलर्ट जारी हुआ, क्योंकि वो तो चेंज होता रहता है डेली बेसिस पे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन इशू कर रहा है और क्या मीनिंग है इन कलर्स का और क्या एम होता है। ठीक है। और IMD के बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ये। किस में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस से रिलेटेड। अब देखो, ये अर्थ का ही तो साइंस है कि भाई हमारी अर्थ पे क्या क्लाइमेट होने वाला है, क्या क्या चेंजेस होंगे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या मीटरोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। तो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ही आएगा, ऑब्वियस ये बात है। काम क्या होता है? तो वो होता है मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करना, वेदर फोरकास्टिंग, सेस्मोलॉजी, ये सब इनके काम होते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। जी हाँ, 1875 में। हेडक्वार्टर अनडाउटेडली दिल्ली की काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। और रीजनल ऑफिसेज कई सारे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, गुवाहाटी। ये आई होप आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे। राइट टू हेल्थ। तो बेसिकली पतंजलि से रिलेटेड कुछ केस चल रहा है कोर्ट में, जिसमें कि उन्होंने कुछ मिसलीडिंग क्लेम्स किए थे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, जिससे रिलेटेड कुछ केस चल रहा था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही और ये कहा कि फंडामेंटल राइट टू हेल्थ जो होती है ना हमारी, अब कहेंगे ये कौन सा आर्टिकल में, ये तो कोई मेंशन नहीं है। कुछ राइट्स एक्चुअली इन्फर्ड होती हैं, मतलब इम्प्लाइड होती हैं कि वो किसी और फंडामेंटल राइट में इंक्लूडेड है। तो वो सुप्रीम कोर्ट टाइम के साथ इंटरप्रेट करते रहते हैं। जैसे कि ये वाली जो राइट टू हेल्थ है वो इन्फर होती है राइट टू लाइफ से, जो कि आर्टिकल 21 में, क्योंकि जब हेल्थ वगैरह बढ़िया होगी तभी एक हम क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे। तो इसलिए राइट टू लाइफ में आता है राइट टू हेल्थ। इसी तरह से 2017 में राइट टू प्राइवेसी को भी बताया गया था कि वो भी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है।
सो अभी जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने बोला कि जो राइट टू हेल्थ है इट एनकम्पास द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू बी मेड अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल बाय मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, एडवर्टाइजर्स। जो भी प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है बाय मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और एडवर्टाइजर्स के द्वारा, तो कंज्यूमर का राइट होता है ये जानना कि उसकी क्वालिटी क्या है, कैसी नहीं है, और वो उसके फंडामेंटल राइट टू हेल्थ में ही आता है। सो इसे वायलेट नहीं कर सकते, और इसीलिए ज़रूरी है कि मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं किए जाएं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। एकदम सही साट इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को दिए जाए ताकि वो एक अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी कुछ टाइम से न्यूज़ में FSSAI काफ़ी न्यूज़ में रहा, क्योंकि मसालों से रिलेटेड जो पूरी मुद्दा चला था कि उसमें कुछ कार्सिनोजेनिक केमिकल वगैरह डलते हैं, तो वो काफ़ी न्यूज़ में रहा। उसमें भी सिटीजन्स की हेल्थ का कंसर्न था। तो ये वाली सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड। अब कुछ टाइम पहले हमने कोविशील्ड का पढ़ा था कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं, और उसकी जो मैन्युफैक्चर थी एस्ट्राजेनेका, उन्होंने भी एडमिट किया था कि हाँ कुछ रेयर केसेस में जो है ब्लड क्लॉट वगैरह या बाकी कुछ अदर इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही कोवैक्सीन से क्या इफ़ेक्ट होंगे उसकी कुछ स्टडी की गई थी, और किसने की थी? BHU ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। अब ये कोई बहुत मेजर साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, ये थोड़ी बहुत इन्होंने साइंटिफिक स्टडी की थी जिसमें कि इन्होंने बताया कि 1 in 3 कोवैक्सीन टेकर्स हैव रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट्स। अब देखो ये कितनी रिलायबल है कितनी नहीं है उसका हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ इन्होंने लोगों से पूछा था, वो क्या सैम्पल साइज था, क्या क्वेश्चंस थे, उनकी पहले की क्या हेल्थ कंडीशंस थी, इसके बारे में प्रॉपर कुछ पता नहीं है। तो ये सिर्फ न्यूज़ आई थी, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है इसे। सो भारत बायोटेक की जो एंटी कोविड वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, हालांकि इंडिया में मैक्सिमम लोगों को कोविशील्ड लगी थी, लेकिन कुछ % लोगों को कोवैक्सीन भी लगी थी, तो यहाँ पे हम कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं। सो इट रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। इसमें बेसिकली कुछ लोगों में इम्यूनाइजेशन के बाद कुछ अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, उन्हीं को बोलते हैं एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। और कहीं ना कहीं पोटेंशियल होता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन की वजह से ही हुए हैं, गारंटी नहीं होती है। देखो हो भी सकता है उनके पहले से कुछ इश्यूज़ हों जिसकी वजह से ये सब हुआ हो। वैक्सीन से थोड़ा बहुत बुखार सभी को आता है, वो सब तो होता ही है, लेकिन मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कुछ केसेस में देखने को मिले। सीरियस AESI इंक्लूडिंग स्ट्रोक एंड गिलेन-बारे सिंड्रोम वॉज रिपोर्टेड इन 1% ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ एडोलेसेंट्स में की गई थी, कुछ एडल्ट्स में की गई थी स्टोरी, तो उसमें बताया स्ट्रोक वगैरह कुछ केस में देखने को मिले। और ये गिलेन-बारे सिंड्रोम ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें कि वीकनेस हो जाती है इन नर्व्स इन द आर्म्स एंड लेग्स, काफ़ी वीकनेस हो जाती है आर्म्स लेग्स में, ये सब होता है इसमें। और इसके अलावा इस्चेमिक स्ट्रोक्स अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ ब्रेन इज ब्लॉक्ड और रिड्यूस्ड। न्यू ऑनसेट स्किन सब cutaneous disorder, gender disorder, nervous system disorder were the 3 common disorders observed in the adolescent। तो ये कुछ अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर देखने को मिले, गिलेन-बारे, इस्चेमिक स्ट्रोक्स और स्ट्रोक देखने को मिला, नर्वस डिसऑर्डर कुछ में, किसमें स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिले। सो यह हमें बस मोटा मोटा याद रखना, एकदम डिटेल में नहीं जाना। उसके अलावा गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज़ देखने को मिली, कुछ में, बहुत कम लोगों में देखने को मिला, सो चिंता की बात नहीं है। एंड उसके अलावा एक और बात कि क्या हमें घबराने की ज़रूरत है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम जो इतनी ख़तरनाक कोविड की लहर आई थी तो वैक्सीन लेना अनडाउटेडली सबके लिए बहुत ज़रूरी था, और उसका फ़ायदा भी मिला, कहीं ना कहीं कोविड कंट्रोल भी हुआ। तो बेनिफिट्स इन वैक्सीन से ज़्यादा थे, हालांकि कुछ लोगों में कुछ रेयर इफेक्ट्स देखने को मिले, लेकिन स्टिल बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा थे। सो while these adverse impacts are important to consider, it's also important to weigh them against the advantages of vaccination. It is important not to fret about them, डरना नहीं है। Its benefits in containing COVID pandemic outweigh some adverse impacts, and ये वाली स्टडी के लिए भारत बायोटेक का कहना है कि कुछ लैप्सेस हैं इनकी रिसर्च में, सो इट्स नॉट रिलायबल। तो अलग अलग मत आ रहे हैं इस रिसर्च से रिलेटेड,
लेकिन हमें उस मुद्दे की बातें याद रखनी कि कुछ ना कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। ठीक है, इतनी थी बात, आई होप समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट से रिलेटेड। अभी हम कुछ टाइम से ग्रीन हाइड्रोजन को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन को कैसे हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं उसमें बात की जा रही है। तो पहली बार इंडिया हैज़ सेट अप इट्स पवेलियन एट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। जो ये समिट हुई वहाँ पे इंडिया ने कहा पहली बार पवेलियन सेट हुआ। और ये समिट कहाँ पे हुई? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में ये समिट हुई। सो देखो याद कैसे रहेगा ये? तो हाइड्रोजन हम वाटर से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि उसमें H2O होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस से अगर H निकालेंगे तो हाइड्रोजन मिल जाएगा। सो पानी से निकाल सकते हैं ना, सो हाइड्रो से पानी, एंड डैम में पानी होता है तो रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड्स में आता है। इस तरह से हमें ये याद हो जाएगा फटाफट कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पे हुई? रॉटरडैम में हुई। ठीक है, और जो इंडिया का पवेलियन था इसमें वो सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अनडाउटेडली ये रिन्यूएबल एनर्जी की ही बात है तो वही सेटअप करेंगे। एंड इट इज़ सेट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट पवेलियंस एट द समिट। एंड इंडिया हाईलाइटेड इट्स प्रोग्रेस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। हमने बताया कि हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, हम किस तरह से उस तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ। जैसे कि इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में जनवरी के। एंड उसके अलावा इंडिया हैज़ ऑल्सो सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू अचीव अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन टन्स बाय द एंड ऑफ द ईयर 2030 तक 5 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी हो जानी चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन की। ये हमारा एम्बिशियस एम है। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ मेड बाय स्प्लिटिंग वाटर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि हाइड्रोजन को अलग किया जाता है यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर पावर्ड किससे होता है? रिन्यूएबल एनर्जी से, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं कि इसका कोई ज़्यादा एमिशन नहीं है और सेफ़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक एंड you need to be well versed with it. And yeah, that's all. So that was all about today's session. I hope it helped you understand a lot of things, and thank you so much. Have a nice day.